हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अच्छे से दुर्गा पूजा एंजॉय किए होंगे और फिर पढ़ाई से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का 10th है तो मेहनत आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। लक्ष्य पाने के लिए जो विद्यार्थी होते हैं बहाने नहीं ढूंढते हैं, रास्ते बनाते हैं। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, मंजिल पास आती रहेगी। बेटा, हर दिन थोड़ा समय अपने सपनों को दो, क्योंकि कल वही सपने तुम्हारी सच्चाई होगी। आज जो तुम सपने सजा रहे हो वही तुम्हारी कल की सच्चाई होगी। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करते हुए आगे बढ़ते रहिए। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th से माता का अंचल, जिसकी वीडियो मैं 2 भागों में आप लोगों को दे चुकी हूँ। आज तीसरा भाग लेकर आई हूँ, जो इस प्रकार है। लेखक का नाम है शिवपूजन सहाय और कहानी का नाम है माता का अंचल, जो कृतिका बुक से लिया गया है। आगे आप लोग को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पिछले कहानी में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कि लेखक की माँ जोर ज़बरदस्ती उनके सर में तेल लगा देती है। लेखक लगाना नहीं चाहता है, लेखक थोड़ा शरारती है, खाना नहीं खाना चाहता है, लेकिन जो लेखक की माँ है वह जोर ज़बरदस्ती उनके माथों में चुल्ली भर तेल उबड़ देती है, खाना खिलाती है जैसे तैसे। एक कौवा के, मैना का, तरह तरह के पंछियों का नाम लेकर उन्हें खाना खिलाती है। तो जब ये सब माँ करती है तो लेखक बहुत रोने लगते हैं और रोते रोते अपने पिताजी के पास भाग जाते हैं। जब लेखक अपने पिताजी के पास भाग जाते हैं तो बहुत सारे उनके दोस्त खेलने के लिए आ जाते हैं। फिर भोलानाथ सिसकते सिसकते अपने दोस्तों के साथ खेलना आरंभ कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, कभी पालकी बनाया जा रहा है, कभी खेती किया जा रहा है, कभी चबूतरा बना जा रहा है, कभी रंगमंच बनाया जा रहा है, कभी मिट्टी सान कर उसकी पूड़ी जिलेबी बनाए जा रहे हैं। जो बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं, ठीक उसी तरह लेखक भी खेल रहा है। फिर लेखक क्या करता है कि खेती करता है, छोटे से गड्ढे बनाता है, उसमें बीज बोता है और बीज बोने के बाद एक छोटी सी लोकोक्ति कहता है, कहावत कहते हैं अक्सर जो गाँव में बोली जाती है कि ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। लेखक कहते हैं कि जो ऊंचे नीचे जो गड्ढे हैं इसमें हम बीज बोएंगे, जो बीज हम बोए कियारी में वो यदि उपज गई तो हमारी होगी, किसी और की नहीं होगी। बच्चों का ये कहना था, लेखक का कहना ये था। तो सारा फसल को एक स्थान पर रखकर पैरों से रौंद दे। वो लोग क्या करते हैं कि सारे पौधों को, जो छोटे छोटे घास थे उनको एक साथ रखकर पैरों से अपने रौंदते थे। मिट्टी के बने दियों को तराजू बनाकर, जो दिए होते हैं ना, जो दीपावली में दीप जलाते हैं, उसी दिए का उन्होंने उसका तराजू बनाया था और उसी में फसलों को डालकर उसे तौलते थे, मतलब वजन करते थे। इसे देखकर बाबूजी पूछते, जब ये लोग देख रहे हैं कि बच्चे लोग सारी फसल को अपने मिट्टी के तराजू में तौल रहे हैं, तो लेखक के पिताजी पूछते कि इस साल कितने हुए, इस साल आप लोगों का जो अनाज हुए हैं खेत खलिहान से वो कितना हुआ। फिर बच्चे क्या करते थे, हंसते हुए खेल छोड़कर भाग जाते थे। हमारे ऐसी खेल देखकर बटोही भी उन्हें देखने के लिए रुक जाते थे। जब लेखक और उनके सहपाठी ऐसे खेल खेलते थे तो उस रास्ते से आने जाने वाले जो बटोही थे, जो पथिक थे, जो अजनबी लोग थे, जो उस रास्ते से गुजरते थे, वो भी रुककर बच्चे के खेल को देखने लगते थे। एक दिन की बात है, जोर से आंधी आई, बहुत जोर की आंधी आई, मेघ गरजने लगे, वर्षा होने लगी। वर्षा होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आने लगे। लोग डर कर भागने लगे। आप लोग अक्सर देखते हो कि तेज जब बारिश होती है तो ये जो छोटे छोटे कीट होते हैं, सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, वो अक्सर जमीन के अंदर होल बना के रहते हैं। तो जब तेज बारिश होती है तो उस पानी में क्या होता है कि जो उनकी होल होते हैं उसमें पानी भर जाता है, और जब पानी भर जाता है तो सारे उसमें से जो
कीड़े मकोड़े होते हैं बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर निकल जाते हैं तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो देखकर भागना प्रारंभ कर देते हैं। एक दिन फिर क्या होता है, जब वो भागने लगते हैं तो संजोग से बीच में मुशन तिवारी मिल जाते हैं। एक मुशन तिवारी नाम का एक इंसान है जो रास्ते में मिल जाता है। उनको सूझता कम था। हमारे मित्र बैजू और अन्य मित्रों ने उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया। जो थोड़ा मुशन तिवारी थे वो मतलब चिड़ैल किस्म के थे, छोटे छोटे बच्चे उन्हें चिढ़ा देते थे। तो जो लेखक का जो मित्र था बैजू, वो कुछ ज़्यादा ही शरारती था। तो सब ने मिलकर मुशन तिवारी को चिढ़ा दिया। उन्होंने चिढ़ाने में कौन सा शब्द यूज किया? मुशन तिवारी ने हमें खदेड़ने का कोशिश किया। मुशन तिवारी ने जब इन्होंने बैजू और उसके दोस्त ने चिढ़ा दिया तो मुशन तिवारी ने मुझे खदेड़ना शुरू किया और हम अपने अपने घर की ओर चल दिए। लेखक बता रहे हैं कि जब मुशन तिवारी खदेड़ना शुरू किया तो हम सभी मिलकर अपने अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिए। हम लोगों ने न मिलने पर तिवारी जी सीधे पाठशाला पहुंचे। जब हम लोग रास्ते में नहीं मिले तो क्या किए, मुशन तिवारी ने सीधे हम लोगों के स्कूल में पहुंच गए। उन्होंने वहां लेखक और बैजू को पकड़ मंगाया। जब मुशन तिवारी वहां पहुंचा तो बोला, जाओ भोलानाथ और बैजू तिवारी को पकड़कर लाओ। बैजू तो भाग गया और पकड़ा गया मैं मतलब कौन? लेखक। बैजू था वो भाग गया और पकड़े गए लेखक। लेखक का नाम क्या है? भोलानाथ। तो जब पकड़े जाते हैं तो क्या होता है, फिर वो गुरुजी ने मेरी खूब खबर ली। जो अध्यापक थे स्कूल के, वो भोलेनाथ की खूब खबर ली। खबर लेना मतलब उसको डांटना, फटकारना, मारना, ये सब होता है। बाबूजी को पता चलते ही बाबूजी तुरंत पाठशाला पहुंच गए। अब ये चीज़ लेखक के पिताजी को पता चल गया तो उनके पिताजी तुरंत वहीं पर पाठशाला पहुंच गए। पाठशाला पहुंचने के बाद बाबूजी मुझे गोद में उठाकर, बाबूजी समझ में आ रहा है ना, बाबूजी मतलब अपने पिताजी को बोला गया है। लेखक अपने पिताजी को बाबूजी बोलते थे। तो बाबूजी मुझे गोद में उठाकर पुचकारने लगे। मैंने भी रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। लेखक ने क्या किया, रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। ये कंधा होता है, बच्चे जब ऐसे हम लोग सुलाते हैं, रोते हैं तो उनकी आंखों से बहते हुए ये सारा गीला हो गया। बाबूजी मुझे गोद में उठाकर पुचकारने लगे और उन्होंने गुरुजी से विनती कर मुझे घर ले गए। रास्ते में मुझे फिर अपने साथियों की टोली मिली जो नाचते गाते हुए जा रहे थे। जब लेखक अपने पिताजी के गोद में बैठकर कंधे पर सर रखकर जा रहे थे तो रास्ते में दिखे कि उनके सारे के सारे दोस्त नाच रहे हैं। मैं अपना रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरकर मंडली में जाकर मिल गया। जब लेखक देखा कि उनके सारे दोस्त नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तो लेखक तो रो रहे थे, लेकिन जब अपने दोस्तों को देखे तो रोना भूलकर उन दोस्तों के साथ जाकर मिल गए। मकई के खेत में जाकर हम चिड़िया पकड़ने लगे। मकई समझते होंगे, भुट्टा जिसको बोला जाता है, कॉर्न जिसको बोलते हैं। उनके खेतों में जाकर जो पशु पक्षी कॉर्न को खाते हैं, कॉर्न के दाने को खाते हैं, उन लोगों को पकड़ने लगे। बाबूजी और मेरे गांव के कुछ आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। लेखक के पिताजी और गांव के कुछ लोग थे, खड़े होकर इस बच्चों के खेलों को देख रहे थे कि कैसे ये पशु पक्षियों को मकई के खेत में पकड़ रहे हैं। सब हमें देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे, लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते हैं। सारे लोग बोल रहे हैं, कौन? लेखक और उसके जो साथी थे, जो गांव के कुछ लोग थे, खड़े होकर इन बच्चे लोगों की जो शरारत को देख रहे थे। वो लोग बोले हैं कि लड़के और बंदर पीर पराई नहीं समझते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, लड़के और बंदर, वो दूसरों को तकलीफ को नहीं, पीर मतलब क्या होता है? दर्द। और पराई मतलब होता है दूसरा। जो दूसरों को तकलीफ को अनदेखा करे, जो दूसरों को तकलीफ को न समझे, उसको पीर पराई बोला गया है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी निकालने लगे।
अब उसके बाद क्या हुआ कि मकई के खेत में चिड़िया पकड़ना हुआ। उसके बाद जाकर एक ऊंचे स्थान पर बैठ गए और बैठ कर क्या किए कि चूहा का बिल था उसमें पानी डालने लगे। कौन डालने लगा? लेखक और उनके बैजू दोस्त और भी जो सहपाठी थे सब उस चूहे के बिल में पानी डालने लगे। उसमें से चूहा की जगह सांप निकल गया। सांप निकल आया। हम सब डर कर रोते चिल्लाते भागने लगे। भागते भागते किसी के पैर में चोट लगी, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। मेरी तो सारी देह लहूलुहान हो गई। वो लोग तो चूहा समझ के उसके बिल में पानी डाल रहे थे, लेकिन चूहा से क्या निकला? सांप, जिससे सबकी हालत खराब हो गई। सभी दौड़ते दौड़ते अपने घर की तरफ भागे। किसी के पैर टूटे, किसी के दांत टूटे। लेखक का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। मैं भागते भागते सीधे घर में घुस गया। लेखक भागते भागते अपने घर में घुस गए और बाबूजी ने मुझे पुकारा, पर मैं सीधे मैया की पास जाकर उसे गोद में छिप गया। जब लेखक भाग रहे थे सांप को देखकर, तो भागते भागते जाकर अपने मैया के आंचल में छुप गए। लेकिन लेखक जब अपनी मैया के पास जा रहे थे तो लेखक के पिताजी ने पुकारा, लेकिन लेखक माने नहीं, चले गए वहीं पर। माँ मुझे कांपता देख अपने सारे काम छोड़ पड़ी। माँ, उसकी लेखक की माँ काम कर रही थी। जब लेखक की माँ देख रही, करे मेरा बच्चा तो कांप रहा है, रो रहा है, तब क्या की कि उसको तुरंत उसके पास आई और उसे अपनी आंचल में छुपा ली। मुझसे डरने का कारण पूछती, कभी मेरे अंग दबाती, कभी मेरे अंगों को आंचल से पोंछकर चूमने लगती, हल्दी पीसकर मेरे घावों पर लगाई। अब लेखक इतना डरा हुआ, सहमा हुआ, थराते हुए अपनी माँ के पहुंचा तो लेखक की माँ ने तरह तरह के प्रश्न कर रही है, क्या हुआ, कैसे, क्यों ऐसे हो गया, सारी चीज पूछ रही है। और फिर हल्दी दूध गर्म करके लेखक को पिलाई, उनके फूटे टूटे घावों पर लगाई। सा सा करते हुए माँ के आंचल में छिपता जा रहा था। लेखक इतना डरा हुआ था कि स्पष्ट शब्दों में सांप भी नहीं बोल रहा था, सिर्फ सा बोल रहा था, जिससे लेखक को माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारे घर में कोहराम मच गया। तभी बाबूजी दौड़े हुए आए, हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। मैंने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चौंदवे को छाया को नहीं छोड़ा। लेखक के पिताजी उन्हें वहां से छूने लगे, लेकिन लेखक ने नहीं माना। लेखक चुपचाप अपनी माँ के आंचल में छुपकर बैठा हो रहा। तो ये रहा तीसरा नंबर भाग, माता की अंचल कहानी यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि न्यू सब्सक्राइब आप